चैप्टर 2 टांके। कार्लिसले अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो शांत रहे। आपातकालीन कक्ष में काम करने का सदियों का अनुभव उनकी शांत, अधिकारपूर्ण आवाज में स्पष्ट था। एमेट, रोज, जेस्पर को बाहर ले आओ। एक बार बिना मुस्कुराए एमेट ने सिर हिलाया। चलो, जेस्पर। जेस्पर ने एमेट की अटूट पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया, घूम गया, अपने खुले दांतों से अपने भाई की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अभी भी समझ से परे थीं। एडवर्ड का चेहरा हड्डियों से भी ज्यादा सफेद था जब वो मेरे ऊपर झुककर खड़ा हुआ और स्पष्ट रूप से रक्षात्मक मुद्रा में था। उसके भीगे हुए दांतों के बीच से एक धीमी चेतावनी भरी आवाज निकली। मैं बता सकता था कि वह सांस नहीं ले रहा था। रोसेली, जिसका दिव्य चेहरा अजीब तरह से आत्मसंतुष्ट था, जेस्पर के दांतों से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखते हुए उसके सामने आई और एमेट को कांच के दरवाजे से उसे बाहर निकालने में मदद की, जिसे एस्मे ने खुला रखा था। एक हाथ उसके मुंह और नाक पर रखा हुआ था। एस्मे का दिल के आकार का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुझे बहुत खेद है, बेला, वह रोते हुए दूसरों के पीछे यार्ड में चली गई। मुझे जाने दो, एडवर्ड, कार्लिसले ने बड़बड़ाया। एक सेकंड बीता और फिर एडवर्ड ने धीरे से सिर हिलाया और अपना रुख ढीला कर लिया। कार्लिसले मेरे बगल में बैठे थे और मेरी बांह की जांच करने के लिए उनके करीब झुके हुए थे। मैं अपने चेहरे पर सदमे को महसूस कर सकता था और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। यहाँ, कार्लिसले, एलिस ने उसे एक तौलिया सौंपते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। घाव में बहुत ज्यादा कांच है। उसने हाथ बढ़ाकर सफेद मेजपोश के नीचे से एक लंबा, पतला टुकड़ा निकाला। उसने इसे कोहनी के ऊपर मेरी बांह के चारों ओर लपेटकर एक पट्टी बना दी। खून की गंध से मुझे चक्कर आ रहा था। मेरे कान बजने लगे। बेला, कार्लिसले ने धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं, या तुम चाहती हो कि मैं यहीं तुम्हारी देखभाल करूं? यहाँ, कृपया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अगर वह मुझे अस्पताल ले गया तो चाली से इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं होगा। मैं आपका बैग ले आऊंगी, एलिस ने कहा। चलो उसे रसोई की मेज पर ले चलते हैं, कार्लिसले ने एडवर्ड से कहा। एडवर्ड ने मुझे बिना किसी प्रयास के उठा लिया, जबकि कार्लिसले ने मेरी बांह पर दबाव स्थिर रखा। तुम कैसी हो, बेला? कार्लिसले ने पूछा। मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज काफी स्थिर थी, जिससे मुझे खुशी हुई। एडवर्ड का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। एलिस वहां थी। कार्लिसले का काला बैग पहले से ही मेज पर था। दीवार में एक छोटी लेकिन चमकदार डेस्क लाइट लगी हुई थी। एडवर्ड ने मुझे धीरे से एक कुर्सी पर बैठाया और कार्लिसले ने एक और कुर्सी खींची। वह तुरंत काम पर चला गया। एडवर्ड मेरे ऊपर खड़ा था, अभी भी सुरक्षात्मक, अभी भी सांस नहीं ले रहा था। बस जाओ, एडवर्ड, मैंने आह भरी। मैं इसे संभाल सकता हूँ, उसने जोर देकर कहा। लेकिन उसका जबड़ा सख्त हो गया था। उसकी आंखें प्यास की तीव्रता से जल रही थीं, जो दूसरों की तुलना में उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा था। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। कार्लिसले तुम्हारी मदद के बिना ही मुझे ठीक कर सकता है। थोड़ी ताज़ी हवा खाओ। मैं सिहर उठा जब कार्लिसले ने मेरे हाथ पर कुछ ऐसा किया जिससे मुझे चुभन हुई। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा। तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? मैंने बुदबुदाया। कार्लिसले ने बीच बचाव करने का फैसला किया। एडवर्ड, तुम भी जा सकते हो। जेस्पर को ढूंढो इससे पहले कि वह बहुत दूर निकल जाए। मुझे यकीन है कि वह खुद से परेशान है और मुझे संदेह है कि वह अभी तुम्हारे अलावा किसी की बात सुनेगा। हाँ, मैंने उत्सुकता से सहमति जताई। जाओ और जेस्पर को खोजो। आप कुछ उपयोगी कार्य भी कर सकते हैं, एलिस ने कहा। एडवर्ड की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि हम उस पर टूट पड़े, लेकिन आखिरकार उसने एक बार सिर हिलाया और रसोई के पिछले दरवाजे से आसानी से भाग गया। मुझे यकीन था कि जब से मैंने अपनी उंगली काटी थी, तब से उसने सांस भी नहीं ली थी। मेरे हाथ में सुन्न, मृतवत भावना फैल रही थी। हालांकि इससे डंक तो मिट गया, लेकिन मुझे घाव की याद आ गई और मैंने कार्लिसले के चेहरे को ध्यान से देखा ताकि मैं उसके हाथों की हरकतों से अपना ध्यान हटा सकूं। जब वह मेरी बांह पर झुका तो उसके बाल तेज रोशनी में सुनहरे चमक रहे थे।
मैं अपने पेट के गड्ढे में बेचैनी की हल्की हलचल महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी सामान्य घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अब कोई दर्द नहीं था, बस एक हल्की सी खींचतान थी जिसे मैं अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे की तरह बीमार होने का कोई कारण नहीं था। अगर वह मेरी नज़र में नहीं होती, तो मैं यह नहीं देख पाता कि एलिस ने हार मान ली है और चुपके से कमरे से बाहर निकल गई है। अपने होठों पर एक छोटी सी माफ़ी मांगने वाली मुस्कान के साथ वह रसोई के दरवाजे से गायब हो गई। ठीक है, ये तो सभी लोग हैं, मैंने आह भरते हुए कहा। मैं कम से कम एक कमरा तो खाली कर सकता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, कार्लिसले ने मुझे हंसते हुए सांत्वना दी। ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन यह आमतौर पर मेरे साथ ही होता है। वो फिर हंसा। उनका शांत स्वभाव और भी आश्चर्यजनक था, जो हर किसी की प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत था। मुझे उनके चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने त्वरित, सुनिश्चित हरकतों के साथ काम किया। हमारी शांत सांसों के अलावा एकमात्र आवाज़ थी कांच के छोटे छोटे टुकड़े एक एक करके मेज पर गिरने की हल्की सी झपकियाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पूछा। एलिस और एस्मे भी, मैंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि बाकी सभी ने वैम्पायर के पारंपरिक आहार को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया था जैसे कार्लिसले ने छोड़ा था, लेकिन वह अकेला ऐसा था जो तीव्र प्रलोभन से पीड़ित हुए बिना मेरे खून की गंध को सहन कर सकता था। स्पष्ट रूप से यह उससे कहीं अधिक कठिन था जितना उसने इसे दिखाया था। सालों सालों के अभ्यास के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं मुश्किल से ही इसकी खुशबू को पहचान पाता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर आप लंबे समय के लिए अस्पताल से छुट्टी ले ले तो ये कठिन होगा? और क्या वहाँ कोई खून नहीं था? शायद। उसने अपने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके हाथ स्थिर रहे। मुझे कभी भी लंबी छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने मेरी ओर एक शानदार मुस्कान बिखेरी। मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है। प्लिंक प्लिंक प्लिंक। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे हाथ में कितना कांच था। मैं बढ़ते हुए ढेर पर नजर डालने के लिए ललचाया, बस आकार की जांच करने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि यह विचार मेरी उल्टी न करने की रणनीति के लिए मददगार नहीं होगा। तुम्हें क्या पसंद है? मैंने सोचा। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने इतने सालों तक संघर्ष किया होगा और खुद को नकारा होगा, ताकि वह इस मुकाम तक पहुंच सके जहां वह इतनी आसानी से ये सब सह सकता है। इसके अलावा मैं उसे बात करते रखना चाहता था। बातचीत ने मेरे दिमाग को मेरे पेट में होने वाली बेचैनी से दूर रखा। जवाब देते समय उसकी गहरी आंखें शांत और विचारशील थीं। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मेरी बढ़ी हुई क्षमताएं मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने में मदद करती हैं जो अन्यथा खो गया होता। ये जानकर अच्छा लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ, उसकी बदौलत कुछ लोगों का जीवन बेहतर हो गया है क्योंकि मैं मौजूद हूँ। यहाँ तक कि गंध की भावना भी कभी कभी एक उपयोगी निदान उपकरण होती है। उसके मुंह का एक हिस्सा आधी मुस्कान में खींच गया। मैंने इस पर विचार किया, जबकि वह चारों ओर टटोल रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कांच के टुकड़े निकल गए हैं। फिर उसने अपने बैग में नए औजारों की तलाश की और मैंने सुई और धागे की कल्पना न करने की कोशिश की। तुम किसी ऐसी चीज की भरपाई करने की बहुत कोशिश करते हो जो कभी तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने सुझाव दिया, जबकि मेरी त्वचा के किनारों पर एक नई तरह की खींचतान शुरू हो गई थी। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि तुमने इसके लिए कहा था। तुमने इस तरह का जीवन नहीं चुना, और फिर भी तुम्हें अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी चीज की भरपाई कर रहा हूँ, उन्होंने हल्के से असहमति जताई। जीवन में हर चीज की तरह मुझे बस ये तय करना था कि मुझे जो दिया गया है उसके साथ क्या करना है। इससे तो ये बहुत आसान लगता है। उसने फिर से मेरी बांह की जांच की। लो, उसने धागा काटते हुए कहा। सब हो गया। उसने एक बड़े आकार के क्यू-टिप से, जिसमें सिर्फ के रंग का तरल टपक रहा था, ऑपरेशन वाली जगह को अच्छी तरह से पोंछ दिया। गंध अजीब थी, इससे मेरा सिर घूम गया। सिर्फ ने मेरी त्वचा को दाग दिया। शुरुआत में मैंने जोर दिया,
जबकि उसने एक और लंबे गौज के टुकड़े को सुरक्षित रूप से मेरी त्वचा पर चिपका दिया। आपने स्पष्ट तरीके के अलावा एक अलग तरीका आजमाने के बारे में क्यों सोचा? उसके होठों पर एक निजी मुस्कान उभर आई। क्या एडवर्ड ने तुम्हें ये कहानी नहीं बताई? हाँ, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। उसका चेहरा अचानक फिर से गंभीर हो गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके विचार उसी जगह पर चले गए थे जो मेरे पास था। सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा होता जब मैं सोचने से इनकार कर देता अगर यह मैं होता। आप जानते हैं कि मेरे पिता एक पादरी थे। उन्होंने टेबल को सावधानी से साफ करते हुए, गीले कपड़े से सब कुछ रगड़ते हुए और फिर से ऐसा करते हुए सोचा। शराब की गंध मेरी नाक में जलन पैदा कर रही थी। दुनिया के बारे में उनका दृष्टिकोण काफी कठोर था, जिस पर मैं बदलने से पहले ही सवाल उठाने लगा था। कार्लिसर ने सारी गंदी कपड़े की पट्टी और कांच के टुकड़े एक खाली क्रिस्टल के कटोरे में डाल दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा था, तब भी जब उसने माचिस जलाई। फिर उसने उसे शराब में भीगे हुए रेशों पर फेंका और अचानक लगी आग ने मुझे चौंका दिया। माफ करें, उन्होंने माफी मांगी। बस इतना ही। इसलिए मैं अपने पिता की आस्था के खास ब्रांड से सहमत नहीं था। लेकिन अपने जन्म के बाद से अब तक लगभग 400 सालों में मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मुझे संदेह हो कि ईश्वर किसी न किसी रूप में मौजूद है या नहीं। यहाँ तक कि दर्पण में प्रतिबिंब भी नहीं। मैंने अपनी बातचीत की दिशा पर अपने आश्चर्य को छिपाने के लिए अपने हाथ पर पट्टी की जांच करने का नाटक किया। धर्म वह आखिरी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। मेरा अपना जीवन विश्वास से काफी रहित था। चार्ली खुद को लूथरन मानता था क्योंकि उसके माता पिता भी लूथरन थे, लेकिन रविवार को वह नदी के किनारे हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी लेकर पूजा करता था। रेनी ने कभी कभी चर्च में जाने की कोशिश की, लेकिन टेनिस, मिट्टी के बर्तन बनाने, योग और फ्रांच कक्षाओं के साथ अपने संक्षिप्त संबंधों की तरह, जब तक मैं उसके नए फैशन के बारे में जानता तब तक वह आगे बढ़ चुकी थी। मुझे यकीन है कि यह सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एक पिशाच से आ रहा है। वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि कैसे उस शब्द का उनका आकस्मिक उपयोग मुझे हमेशा चौंकाता रहता था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस जीवन में अभी भी एक बिंदु है, हमारे लिए भी। यह एक लंबी शॉट है, मैं मानता हूँ, उसने एक बेपरवाह आवाज में कहा। सभी खातों के अनुसार हम वैसे भी शापित हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, शायद मूर्खतापूर्ण रूप से, कि हमें कोशिश करने के लिए कुछ हद तक श्रेय मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि यह मूर्खतापूर्ण है, मैंने बुदबुदाया। मैं किसी की कल्पना नहीं कर सकता, देवता सहित, जो कार्लिसले से प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा स्वर्ग की एकमात्र ऐसी चीज जिसकी सराहना की जा सकती है, उसमें एडवर्ड शामिल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई और भी ऐसा करेगा। वास्तव में आप मुझसे सहमत होने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता? मैंने आश्चर्य से पूछा और केवल एक व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था। कार्लिसले ने फिर से मेरे विचारों की दिशा का अनुमान लगाया। एडवर्ड एक हद तक मेरे साथ है। भगवान और स्वर्ग मौजूद हैं और नरक भी, लेकिन वह ये नहीं मानता कि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई परलोक है। कार्लिसले की आवाज बहुत धीमी थी, वह सिंक के ऊपर की बड़ी खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहा था। देखा, उसे लगता है कि हमने अपनी आत्मा खो दी है। मुझे तुरंत एडवर्ड के शब्द याद आ गए जो उन्होंने आज दोपहर कहे थे, जब तक कि तुम मरना नहीं चाहते या जो भी हम करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। यही असली समस्या है न? मैंने अनुमान लगाया, इसलिए वह मेरे साथ इतना सख्त व्यवहार कर रहा है। कार्लिसले ने धीरे से कहा, मैं अपने बेटे को देखता हूँ। उसकी ताकत, उसकी अच्छाई, उसकी चमक जो उसमें से चमकती है और यह उस उम्मीद, उस विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाती है। एडवर्ड जैसे व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैंने उत्साहपूर्ण सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं भी वैसा ही विश्वास करता जैसा वह करता है। उसने मेरी ओर अथाह आंखों से देखा। अगर तुम भी वैसा ही विश्वास करो जैसा वह करता है, क्या तुम उसकी आत्मा को छीन सकते हो?
जिस ढंग से उन्होंने प्रश्न पूछा उससे मेरा उत्तर बाधित हो गया। अगर उसने मुझसे पूछा होता कि क्या मैं एडवर्ड के लिए अपनी आत्मा को जोखिम में डालूंगी, तो जवाब स्पष्ट होता। लेकिन क्या मैं एडवर्ड की आत्मा को जोखिम में डालूंगी? मैंने दुखी होकर अपने होंठ सिकुड़े। यह उचित आदान प्रदान नहीं था। आप समस्या देख रहे हैं। मैंने अपना सिर हिलाया, मुझे अपनी थोड़ी की जिद्दी मुद्रा का एहसास हुआ। कार्लस लेनेस, यह मेरी पसंद है। मैंने जोर दिया, ये भी उसका ही है। जब उसने देखा कि मैं बहस करने वाला हूं तो उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। क्या वह तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए जिम्मेदार है? वह ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैंने कार्लिसले की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। वह हंसा, अचानक माहौल को हल्का कर दिया। ओह नहीं, तुम्हें उसके साथ मिलकर यह काम करना होगा। लेकिन फिर उसने आह भरी। यही एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। मुझे लगता है, ज्यादातर दूसरे तरीकों से, मैंने जो कुछ भी किया, उसके साथ मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। लेकिन क्या दूसरों को इस जीवन के लिए बर्बाद करना सही था? मैं तय नहीं कर सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कल्पना की कि अगर कार्लिसले ने अपने एकाकी जीवन को बदलने के प्रलोभन का विरोध किया होता तो मेरा जीवन कैसा होता। और मैं कांप उठी। यह एडवर्ड की माँ थी जिसने मेरा मन बनाया। कार्लिसले की आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। वह काली खिड़कियों से बाहर की ओर देखता रहा। उसकी माँ। जब भी मैंने एडवर्ड से उसके माता पिता के बारे में पूछा, तो उसने बस इतना ही कहा कि वे बहुत पहले मर चुके हैं और उसकी यादें धुंधली हैं। मुझे एहसास हुआ कि कार्लिसले की उनके बारे में यादें, उनके संपर्क की संक्षिप्तता के बावजूद, बिल्कुल स्पष्ट होंगी। हाँ, उसका नाम एलिजाबेथ था, एलिजाबेथ मेसन। उसके पिता, एडवर्ड सीनियर, अस्पताल में कभी होश में नहीं आए। इन्फ्लुएंजा की पहली लहर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एलिजाबेथ लगभग अंत तक होश में थी। एडवर्ड काफी हद तक एलिजाबेथ जैसा दिखता है। उसके बालों में भी वही अजीब कांस्य रंग था और उसकी आंखें बिल्कुल उसी हरे रंग की थीं। उसकी आंखें हरी थीं। मैंने कल्पना करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, हाँ, कार्लिसल की गेरुई आंखें अब 100 साल दूर थीं। एलिजाबेथ अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित थी। वो अपने बेटे को बीमार बिस्तर से उठाने की कोशिश में अपने बचने की संभावनाओं को चोट पहुंचा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वह पहले चला जाएगा, वह उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत में था। जब उसका अंत आया, तो वह बहुत जल्दी आ गया। ये सूर्यास्त के ठीक बाद था, और मैं डॉक्टरों को राहत देने के लिए पहुंचा था जो पूरे दिन काम कर रहे थे। ये दिखावा करना मुश्किल था कि बहुत काम करना है, और मुझे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाने से कितनी नफरत थी, अंधेरे में छिपना और सोने का नाटक करना जबकि इतने सारे लोग मर रहे थे। मैं सबसे पहले एलिजाबेथ और उसके बेटे की जांच करने गया। मैं उनसे बहुत ज्यादा जुड़ गया था, जो कि मनुष्य की कमजोर प्रकृति को देखते हुए हमेशा ही खतरनाक होता है। मैं तुरंत समझ गया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। बुखार बेकाबू हो रहा था और उसका शरीर अब लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो गया था। हालांकि जब वह अपनी चारपाई पर खड़ी होकर मेरी ओर देखती थी, तो वह कमजोर नहीं लगती थी। उसे बचाओ, उसने मुझे अपनी कर्कश आवाज में आदेश दिया, जो उसके गले से निकल रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से काम करूंगी, मैंने उसका हाथ थामते हुए उससे वादा किया। बुखार इतना तेज था कि शायद वह ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरा शरीर कितना अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। उसकी त्वचा पर सब कुछ ठंडा लग रहा था। तुम्हें ये करना ही होगा, उसने जोर देकर कहा, मेरे हाथ को इतनी ताकत से पकड़ते हुए कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह आखिरकार इस संकट से उबर नहीं पाएगी। उसकी आंखें कठोर थीं, पत्थरों की तरह, पन्ने की तरह। तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करना होगा। जो दूसरे नहीं कर सकते, वही तुम्हें मेरे एडवर्ड के लिए करना होगा। इससे मैं डर गया। उसने मुझे अपनी तीखी निगाहों से देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वह मेरा रहस्य जानती है। फिर बुखार ने उसे जकड़ लिया और वो कभी होश में नहीं आई। अपनी मांग रखने के 1 घंटे के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने लिए एक साथी बनाने के विचार पर दशकों तक विचार किया।
बस एक और प्राणी जो वास्तव में मुझे जान सके, न कि वह जो मैं होने का दिखावा करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को यह उचित नहीं ठहरा सकता कि मेरे साथ जो किया गया था वह किया जाए। वहाँ एडवर्ड मर रहा था। ये स्पष्ट था कि उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे थे। उसके बगल में उसकी माँ थी, जिसका चेहरा किसी तरह अभी भी शांत नहीं था, यहाँ तक कि मौत के बाद भी नहीं। कार्लिसले ने ये सब फिर से देखा, बीच की सदी में उसकी स्मृति धुंधली नहीं हुई थी। मैं भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, जब वह अस्पताल की निराशा, मृत्यु के भारी माहौल के बारे में बोल रहा था। एडवर्ड बुखार से जल रहा था, घड़ी की हर टिक के साथ उसकी जान फिसल रही थी। मैं फिर से कांप उठा और अपने दिमाग से उस तस्वीर को मिटा दिया। एलिजाबेथ के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वो कैसे अनुमान लगा सकती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई सचमुच अपने बेटे के लिए ऐसा चाह सकता है? मैंने एडवर्ड को देखा। वह बीमार था, फिर भी सुंदर था। उसके चेहरे पर कुछ पवित्रता और अच्छाई थी। ऐसा चेहरा जो मैं अपने बेटे के लिए चाहती थी। इतने सालों के अनिर्णय के बाद मैंने बस एक सनक में काम किया। मैंने उसकी माँ को पहले मुर्दाघर में पहुंचाया और फिर मैं उसे वापस लेकर आया। किसी ने यह नहीं देखा कि वह अभी भी सांस ले रहा था। वहाँ पर्याप्त हाथ, पर्याप्त आंखें नहीं थीं, जो रोगियों की ज़रूरतों का आधा भी ध्यान रख सकें। मुर्दाघर में कम से कम जीवित लोग तो नहीं थे। मैं उसे चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर लाया और उसे छतों के पार अपने घर वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैंने उन घावों को फिर से बनाने का फैसला किया जो मुझे कई शताब्दियों पहले लंदन में मिले थे। बाद में मुझे इस बात का बुरा लगा। यह ज़रूरत से ज़्यादा दर्दनाक और लंबे समय तक बना रहने वाला था। हालांकि मुझे खेद नहीं था। मुझे कभी इस बात का खेद नहीं हुआ कि मैंने एडवर्ड को बचाया। उसने अपना सिर हिलाया, वर्तमान में वापस आ गया। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें घर ले जाना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, एडवर्ड ने कहा। वह छायादार भोजन कक्ष से होकर आया, धीरे धीरे उसके पास चला गया। उसका चेहरा चिकना, अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। मुझे अपने पेट में बेचैनी का एहसास हुआ। कार्लिसल मुझे ले जा सकता है, मैंने कहा। मैंने अपनी शर्ट की तरफ देखा। हल्के नीले रंग की सूती शर्ट मेरे खून से भीगी हुई थी और उस पर धब्बे थे। मेरा दाहिना कंधा मोटी गुलाबी फ्रॉस्टिंग से ढका हुआ था। मैं ठीक हूँ, एडवर्ड की आवाज़ में कोई भाव नहीं था। तुम्हें वैसे भी कपड़े बदलने होंगे। तुम जिस तरह से दिख रहे हो, उससे चाली को दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं एलिस से तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। वो फिर से रसोई के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने कार्लिसले की ओर उत्सुकता से देखा। वो बहुत परेशान है। हाँ, कार्लिसले ने सहमति जताई। आज रात ठीक वैसी ही घटना होने वाली है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। हम जो हैं, उसकी वजह से तुम खतरे में पड़ रहे हो। यह उसकी गलती नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं है। मैंने उसकी बुद्धिमान, सुंदर आंखों से नजरें हटा लीं। मैं उससे सहमत नहीं हो सका। कार्लिसले ने मुझे अपना हाथ बढ़ाया और मुझे टेबल से उठने में मदद की। मैं उसके पीछे पीछे मुख्य कमरे में चला गया। एस्मे वापस आ गई थी। वो उस जगह को पोंछ रही थी जहां मैं गिर गया था और उसकी गंध से सीधे ब्लीच से साफ कर रही थी। एस्मे, मुझे ऐसा करने दो। मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा फिर से चमकीला लाल हो गया था। मैं पहले ही काम पूरा कर चुकी हूँ। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया। कार्लिसले ने मेरे पास आए किसी भी अन्य डॉक्टर की तुलना में अधिक तेजी से काम किया है। वे दोनों हंसे। एलिस और एडवर्ड पीछे के दरवाजे से आए। एलिस जल्दी से मेरी तरफ आई, लेकिन एडवर्ड पीछे हट गया। उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। चलो, एलिस ने कहा, मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ कम भयावह चीज दूंगी। उसने मुझे एस्मे की एक शर्ट ढूंढी जो मेरे रंग के करीब थी। मुझे यकीन था कि चाली को इस बात का पता नहीं चलेगा। जब मैं खून से लथपथ नहीं था,
तब मेरी बांह पर बंधी लंबी सफ़ेद पट्टी उतनी गंभीर नहीं लग रही थी। चार्ली को मुझे पट्टी बंदी देखकर कभी आश्चर्य नहीं हुआ। एलिस, मैंने फुसफुसाते हुए कहा जब वो दरवाजे की ओर वापस जा रही थी। हाँ, उसने भी अपनी आवाज़ धीमी रखी और उत्सुकता से मेरी ओर देखा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। ये कितना बुरा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी फुसफुसाहट बेकार थी या नहीं। हालांकि हम ऊपर थे, दरवाज़ा बंद होने के कारण शायद वह मेरी आवाज़ सुन सकता था। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। जैस्पर कैसा है? उसने आह भरी। वो खुद से बहुत नाखुश है। ये सब उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और वह कमज़ोर महसूस करना पसंद नहीं करता। यह उसकी गलती नहीं है। आप उसे बताएंगे कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल। एडवर्ड सामने के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, तो उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खुला रखा। अपनी चीज़ें ले लो, एलिस चिल्लाई जब मैं एडवर्ड की ओर सावधानी से चल रहा था। उसने 2 पैकेट उठाए, एक आधा खुला हुआ और मेरा कैमरा पियानो के नीचे से, और उन्हें मेरी अच्छी बांह में दबा दिया। जब तुम उन्हें खोलोगे, तो तुम मुझे बाद में धन्यवाद दे सकते हो। एस्मे और कार्लिसले दोनों ने चुपचाप शुभ रात्रि कहा। मैं देख सकता था कि वे अपने भावशून्य बेटे की ओर चुपके से नजरें चुरा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रहा था। बाहर आकर मुझे राहत मिली। मैं लालटेन और गुलाबों के पास से तेजी से गुजरा, जो अब अवांछित अनुस्मारक थे। एडवर्ड चुपचाप मेरे साथ चलता रहा। उसने मेरे लिए यात्री डिब्बे का दरवाज़ा खोला और मैं बिना किसी शिकायत के अंदर चढ़ गया। डैशबोर्ड पर एक बड़ा लाल रिबन था, जो नए स्टीरियो से चिपका हुआ था। मैंने उसे खींचकर फेंक दिया। जैसे ही एडवर्ड दूसरी तरफ खिसका, मैंने अपनी सीट के नीचे रिबन को लात मार दी। उसने मेरी तरफ या स्टीरियो की तरफ नहीं देखा। हम दोनों में से किसी ने भी उसे चालू नहीं किया और इंजन की अचानक गड़गड़ाहट से सन्नाटा किसी तरह और गहरा हो गया। वह अंधेरी, घुमावदार गली में बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। ये सन्नाटा मुझे पागल बना रहा था। कुछ तो बोलो, मैंने अंततः विनती की जब वो फ्रीवे पर मुड़ा। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? उसने उदासीन स्वर में पूछा। मैं उसकी दूरी से घबरा गया। कहो, तुम मुझे माफ कर दो। इससे उसके चेहरे पर जीवन की झलक आ गई, क्रोध की झलक। माफ करूं? किस लिए? अगर मैं ज्यादा सावधान रहता तो कुछ नहीं होता। बेला, तुमने खुद को कागज से ऐसा घाव दिया है जिसके लिए मृत्युदंड देना उचित नहीं है। यह अभी भी मेरी गलती है। मेरे शब्दों ने बाढ़ का द्वार खोल दिया। तुम्हारी गलती। अगर तुमने माइक न्यूटन के घर पर जेसिका और एंजेला और तुम्हारे दूसरे सामान्य दोस्तों के साथ खुद को काट लिया होता, तो सबसे बुरा क्या हो सकता था? शायद वे तुम्हारे लिए पट्टी नहीं ढूंढ पाते। अगर तुम खुद ही कांच की प्लेटों के ढेर को गिरा देते तब भी कोई तुम्हें उन पर नहीं फेंकता, तो सबसे बुरा क्या होता? जब वे तुम्हें आपातकालीन कक्ष में ले गए तो सीटों पर खून था। माइक न्यूटन तुम्हारा हाथ थाम सकता था जब वे तुम्हें टाँके लगा रहे होते और वो वहां रहते हुए तुम्हें मारने की इच्छा को सही नहीं ठहराता। बेला, इस सब को अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करो। इससे मुझे खुद से और भी घृणा होगी। मैंने पूछा, आखिर माइक न्यूटन इस बातचीत में कैसे आ गया? माइक न्यूटन के साथ यह बातचीत समाप्त हो गई, क्योंकि माइक न्यूटन के साथ रहना आपके लिए बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा, उन्होंने गुर्राहट के साथ कहा। मैं माइक न्यूटन के साथ रहने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, मैंने विरोध किया। मैं आपके अलावा किसी और के साथ रहने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। कृपया नाटकीय मत बनो। तो फिर बेतुका मत बनो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो विंडशील्ड से घूरता रहा, उसका चेहरा काला पड़ गया। मैंने शाम को किसी तरह से बचाने के लिए दिमाग लगाया। जब हम मेरे घर के सामने पहुंचे, तब भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझा। उसने इंजन बंद कर दिया, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ही जमे रहे। क्या आप आज रात रुकेंगे? मैंने पूछा। मुझे घर जाना चाहिए। आखिरी चीज जो मैं चाहता था, वो ये थी कि वह पश्चाताप में डूब जाए। मेरे जन्मदिन के लिए, मैंने जोर दिया।
आप दोनों तरीके से नहीं चल सकते, या तो आप चाहते हैं कि लोग आपके जन्मदिन को नज़रअंदाज करें या आप ऐसा न चाहें। एक या दूसरा। उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन पहले जैसी गंभीर नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, मैंने फैसला किया है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जन्मदिन को अनदेखा करो। मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगा। मैं बाहर कूद पड़ी और अपना सामान लेने के लिए वापस अंदर गई। उसने भौहें सिकोड़ी। आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें चाहता हूँ, मैंने सहजता से जवाब दिया, और फिर सोचा कि क्या वह रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग कर रहा था। नहीं, आपको नहीं पता। कार्लिसले और एस्मे ने आप पर पैसा खर्च किया है। मैं जीवित रहूंगा। मैंने उपहारों को अजीब तरीके से अपनी बांह के नीचे दबा लिया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रक से बाहर निकलकर मेरे पास आ गया। कम से कम मुझे उन्हें ले जाने दो, उसने उन्हें ले जाते हुए कहा। मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो। उसने आह भरी और झुककर अपने होंठ मेरे होंठों से छू दिए। जब वह मुझसे दूर हुआ तो मैंने चुंबन को और लंबा करने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर हाथ रखा। उसने मेरी पसंदीदा टेढ़ी मुस्कान दी और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। खेल अभी भी जारी था। जैसे ही मैं सामने के दरवाजे से अंदर गया, मुझे भीड़ की बकबक के बीच उद्घोषक की बड़बड़ाहट सुनाई दी। घंटी। चार्ली ने पुकारा। अरे पापा, मैंने कोने से आते हुए कहा। मैंने अपनी बांह को अपनी बगल में रखा। हल्का दबाव जलने लगा और मेरी नाक सिकुड़ गई। एनेस्थेटिक का असर स्पष्ट रूप से खत्म हो रहा था। कैसा लगा? चार्ली सोफे पर अपने नंगे पैरों को बांह पर टिकाए हुए लेटा हुआ था। उसके घुंघराले भूरे बालों का जो कुछ हिस्सा बचा था, वह एक तरफ से सपाट हो गया था। एलिस ने हद पार कर दी। फूल, केक, मोमबत्तियां, उपहार, सब कुछ। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? मेरे ट्रक के लिए एक स्टीरियो और कई अज्ञात चीजें। बहुत खूब। हाँ, मैंने सहमति जताई। ठीक है, मैं अब रात को सो रहा हूँ। मैं सुबह आपसे मिलूंगा। मैंने हाथ हिलाया और कहा, फिर मिलेंगे। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैं शर्मा गया और मन ही मन कोसने लगा। मैं फिसल गया। ये कुछ भी नहीं है। बेला, उसने सिर हिलाते हुए कहा। शुभरात्रि पिताजी। मैं जल्दी से बाथरूम में गई, जहां मैंने ऐसी ही रातों के लिए अपना पजामा रखा था। मैंने मैचिंग टैंक टॉप और कॉटन पैंट पहन ली, जो मैंने बिस्तर पर पहनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेददार स्वेटशर्ट की जगह ली थी। जब हरकत से टांके खींच गए तो मैं करा उठी। मैंने एक हाथ से अपना चेहरा धोया, अपने दांत ब्रश किए और फिर अपने कमरे में चली गई। वह मेरे बिस्तर के बीच में बैठा हुआ, चांदी के बक्सों में से एक के साथ बेकार में खेल रहा था। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज़ उदास थी। वह रो रहा था। मैं बिस्तर पर गई, उसके हाथों से उपहार छीन लिए और उसकी गोद में चढ़ गई। हाय, मैं उसके पत्थर के बक्से में सिमट गई। क्या मैं अब अपने उपहार खोल सकती हूँ? उन्होंने सोचा, यह उत्साह कहाँ से आया? आपने मुझे जिज्ञासु बना दिया। मैंने वह लंबा सपाट आयत उठाया जो शायद कार्लिसले और एस्मे से लिया गया होगा। मुझे अनुमति दे, उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने मेरे हाथ से उपहार लिया और एक ही झटके में चांदी के कागज को फाड़ दिया। उन्होंने आयताकार सफ़ेद बॉक्स मुझे वापस थमा दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ढक्कन उठाने में सक्षम हूँ? मैंने बुदबुदाया, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। बॉक्स के अंदर एक लंबा मोटा कागज था जिस पर बहुत ज्यादा बारीक प्रिंट था। मुझे जानकारी का सार समझने में 1 मिनट लगा। हम जैक्सनविले जा रहे हैं, और मैं खुद के बावजूद उत्साहित था। यह मेरे और एडवर्ड दोनों के लिए हवाई जहाज की टिकट का वाउचर था। ये तो कमाल की सोच है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रेनी पलटने वाली है, लेकिन तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? धूप खिली हुई है, तुम्हें सारा दिन घर के अंदर ही रहना होगा। मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, उसने कहा और फिर भौहें सिकोड़ लीं। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी उपहार का इस तरह उचित तरीके से जवाब दे सकते हो, तो मैं तुम्हें कार्लिसले और एस्मे के सामने इसे खोलने के लिए कहता। मुझे लगा कि तुम शिकायत करोगे। खैर, बेशक ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ।
वह हंसा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे उपहार पर पैसे खर्च किए होते। मुझे नहीं पता था कि तुम समझदार हो सकते हो। मैंने टिकटें एक तरफ रख दी और उसके उपहार की ओर बढ़ा। मेरी उत्सुकता फिर से जाग उठी। उसने मुझसे उपहार ले लिया और पहले वाले की तरह उसे खोल दिया। उन्होंने एक पारदर्शी सीडी ज्वेल केस लौटा दिया, जिसके अंदर एक खाली सिल्वर सीडी थी। यह क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सीडी ली और उसे बेडसाइड टेबल पर सीडी प्लेयर में डालने के लिए मेरे पास आया। उसने प्ले बटन दबाया और हम चुपचाप इंतजार करने लगे। फिर संगीत शुरू हुआ। मैं अवाक और आंखें फाड़े सुन रहा था। मुझे पता था कि वह मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। आंसू बहने लगे और मैं उन्हें पोंछने के लिए आगे बढ़ा, इससे पहले कि वे बह जाएं। क्या आपके हाथ में दर्द है? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह मेरा हाथ नहीं है। ये सुंदर है, एडवर्ड। आप मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते थे, जो मुझे पसंद आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं चुप हो गया, ताकि मैं सुन सकूं। यह उनका संगीत था, उनकी रचनाएं थीं। सीडी पर पहला टुकड़ा मेरी लोरी थी। उन्होंने बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे पियानो दिलवाएंगे ताकि मैं यहाँ आपके लिए बजा सकूं। आप ठीक कह रहे हैं। आपका हाथ कैसा लग रहा है? बस ठीक है। दरअसल पट्टी के नीचे जलन होने लगी थी। मुझे बर्फ चाहिए थी। मैं उसके हाथ से संतुष्ट हो जाता, लेकिन इससे मेरी पहचान उजागर हो जाती। मैं आपके लिए कुछ टाइलेनॉल लाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने विरोध किया, लेकिन उसने मुझे अपनी गोद से नीचे उतारा और दरवाजे की ओर चला गया। चार्ली, मैंने फुसफुसाया। चार्ली को ठीक से पता नहीं था कि एडवर्ड अक्सर उसके घर रुकता था। वास्तव में, अगर ये तथ्य उसके ध्यान में लाया जाता तो उसे दौरा पड़ जाता। लेकिन मुझे उसे धोखा देने के लिए बहुत दोषी महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो वह नहीं चाहता था कि मैं करूं। एडवर्ड और उसके नियम, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। एडवर्ड ने वादा किया और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया और वापस लौट आया। दरवाज़ा फ्रेम को छूने से पहले ही उसे पकड़ लिया। उसके एक हाथ में बाथरूम का गिलास और गोलियों की बोतल थी। मैंने बिना बहस किए उनके द्वारा दी गई गोलियां ले ली। मुझे पता था कि मैं बहस हार जाऊंगा और मेरा हाथ वास्तव में मुझे परेशान करने लगा था। पृष्ठभूमि में मेरी लोरी धीमी और प्यारी चलती रही। बहुत देर हो चुकी है, एडवर्ड ने कहा। उसने एक हाथ से मुझे बिस्तर से उठाया और दूसरे हाथ से चादर खींची। उसने मुझे तकिए पर सिर रखकर लिटा दिया और मेरे चारों ओर रजाई लपेट दी। वो कंबल के ऊपर मेरे बगल में लेट गया ताकि मुझे ठंड न लगे और उसने अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और खुशी से आहें भरने लगा। एक बार फिर धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया। आपका स्वागत है। काफी देर तक शांति रही और मैं अपनी लोरी को खत्म होते हुए सुनता रहा। एक और गाना शुरू हुआ। मैंने एस्मे का पसंदीदा गाना पहचान लिया। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। वो एक पल के लिए झिझका और फिर मुझे बताया। मैं सही और गलत के बारे में सोच रहा था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी झुनझुनी महसूस हुई। याद है कैसे मैंने तय किया था कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जन्मदिन को नज़रअंदाज न करो। मैंने जल्दी से पूछा, उम्मीद करते हुए कि यह स्पष्ट नहीं हो कि मैं उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उन्होंने सावधानी से सहमति जताई। खैर, मैं सोच रहा था, चूंकि आज भी मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे फिर से चूमो। आज रात तुम लालची हो। हाँ, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन कृपया ऐसा कुछ मत करो जो तुम नहीं करना चाहते, मैंने नाराज होकर कहा। वह हंसा और फिर आह भरकर बोला, भगवान न करे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं नहीं करना चाहता। उसने अजीब तरह से हताश स्वर में कहा और अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और मेरा चेहरा अपनी ओर खींचा। चुंबन हमेशा की तरह ही शुरू हुआ। एडवर्ड हमेशा की तरह सावधान था और मेरा दिल हमेशा की तरह अति प्रतिक्रिया करने लगा। और फिर कुछ बदलने लगा। अचानक उसके होंठ बहुत ज्यादा जोरदार हो गए
उसका मुक्त हाथ मेरे बालों में उलझ गया और मेरे चेहरे को अपने चेहरे से सटा लिया। और हालांकि मेरे हाथ भी उसके बालों में उलझे हुए थे, और हालांकि मैं स्पष्ट रूप से उसकी सावधानी की रेखाओं को पार करने लगी थी, एक बार के लिए उसने मुझे नहीं रोका। उसका शरीर पतली रजाई के माध्यम से ठंडा था, लेकिन मैंने खुद को उसके खिलाफ उत्सुकता से दबाया। जब वह रुका तो यह अचानक हुआ, उसने मुझे कोमल, दृढ़ हाथों से धक्का दिया। मैं अपने तकिए पर गिर पड़ा, हौंफने लगा, मेरा सिर घूमने लगा। कुछ ऐसा था जो मेरी याददाश्त को खींच रहा था, मायावी किनारों पर। माफ करें, उन्होंने कहा, और उनकी सांस भी फूल रही थी। ये नियम के विरुद्ध था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने हौंफते हुए कहा। उसने अंधेरे में मेरी ओर देखा और कहा, सोने की कोशिश करो। बेला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से चूमो। आप मेरे आत्म नियंत्रण को ज्यादा आंक रहे हैं। मैंने चुनौती देते हुए कहा, आपको कौन अधिक लुभाता है, मेरा खून या मेरा शरीर? ये बराबरी है। वो खुद के बावजूद कुछ देर के लिए मुस्कुराया और फिर गंभीर हो गया। अब तुम अपनी किस्मत आजमाना बंद क्यों नहीं करते और सो जाते? ठीक है, मैंने सहमति जताते हुए उससे और करीब आकर कहा। मैं वाकई बहुत थक गई थी। ये कई महीनों में एक लंबा दिन था, फिर भी मुझे इसके खत्म होने पर राहत का कोई एहसास नहीं हुआ। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कल कुछ और बुरा होने वाला है। यह एक मूर्खतापूर्ण पूर्वाभास था, आज से बुरा और क्या हो सकता है। बस मुझे झटका लगा, इसमें कोई शक नहीं। इस बारे में चुपके से सोचने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी घायल बांह को उसके कंधे पर दबाया, ताकि उसकी ठंडी त्वचा जलन को शांत कर सके। मुझे तुरंत बेहतर महसूस हुआ। मैं आधी नींद में थी, शायद उससे भी ज्यादा, जब मुझे एहसास हुआ कि उसके चुंबन ने मुझे क्या याद दिलाया था। पिछले वसंत में, जब उसे जेम्स को मेरे रास्ते से हटाने के लिए मुझे छोड़ना पड़ा था, एडवर्ड ने मुझे अलविदा चूमा था, यह नहीं जानते हुए कि हम कब या फिर मिलेंगे या नहीं। इस चुंबन में वही लगभग दर्दनाक धार थी, किसी कारण से जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं बेहोशी में कांप उठी, जैसे कि मैं पहले से ही एक बुरा सपना देख रही थी।